नमस्कार प्यारे बच्चों। पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य पर आधारित द्विवेदी के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है, नौवम सर्ग है, विकल्प डी सही है। व्याख्या में हम देखेंगे, इस मैथिली शरण गुप्त के कृत साकेत महाकाव्य का नौवम सर्ग सर्वाधिक मार्मिक है। साकेत में 12 सर्ग हैं। साकेत की संपूर्ण कथा का केंद्र बिंदु लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला। आरंभ में इसका नाम उर्मिला उत्पात अर्थात उत्ताप अर्थात उर्मिला काव्य रखा गया, क्योंकि महाकवि रविन्द्रनाथ ने बांग्ला भाषा में लिखे गए अपने निबंध काव्येर उपेक्षिता में राम कथा में अव्यक्त वेदना देवी उर्मिला के प्रति भारतीय कवियों की उपेक्षा की ओर ध्यान आकृष्ट किया था, और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता लेख द्वारा हिंदी कवियों से अनुरोध किया था कि वे इस उपेक्षा को दूर करें। अपनी काव्य गुरु द्विवेदी जी से संकेत पाकर गुप्त जी ने साकेत लिखना शुरू किया। अगला प्रश्न है कि साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है। तो ये है विकल्प बी, लक्ष्मण और उर्मिला के। व्याख्या में, साकेत की कथा का मुख्य संबंध उर्मिला और लक्ष्मण के चरित्र से जुड़ा है। यह मैथिली शरण गुप्त का सर्वश्रेष्ठ काव्य है। इसकी कथा साकेत अयोध्या को केंद्र मानकर लिखी गई है। इस काव्य का प्रारंभ अयोध्या की राजभवन में होने वाले लक्ष्मण उर्मिला के विनोद से होता है। यह विशद प्रबंध काव्य है। इसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को नायिका बनाकर राम कथा कही गई है। साकेत रचना की मूल प्रेरणा गुप्त जी को महावीर प्रसाद द्विवेदी के एक लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली, जो सरस्वती में 1908 ईस्वी की जुलाई में भुजंग भूषण भट्टाचार्य के छद्म नाम से छपा था। प्रश्न नंबर 102, साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो उर्मिला को महत्व देना, विकल्प डी है। प्रश्न नंबर 103, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रकाशित किया। तो साकेत है, विकल्प डी। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के संपूर्ण प्रतिनिधि कवि हैं। तो यहाँ सी है, मैथिली शरण गुप्त। व्याख्या में हम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता कालानुसरण की क्षमता अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य जनता के प्रतिनिधि ये निसंदेह कहे जा सकते हैं। भारतेंदु के समय से स्वदेश प्रेम की भावना जिस रूप में चली आ रही थी, उसका विकास भारत भारतीय में मिलता है। इधर के राजनीतिक आंदोलनों ने जो स्वरूप धारण किया, उसका पूरा आभास पिछली रचनाओं में मिलता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि सत्याग्रह, अहिंसा, मनुष्यवाद, विश्व प्रेम, किसानों एवं श्रमजीवियों के प्रति प्रेम, सम्मान सबकी झलक हम पाते हैं। अतः द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला प्रश्न है, हम कौन थे क्या हो गए। हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचार करें आज मिलकर, ये समस्याएं सभी किस कवि की पंक्ति है। तो ये पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की, विकल्प नंबर बी। उपयुक्त काव्य पंक्तियां द्विवेदी युगनी प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त की है, जो उनके काव्य ग्रंथ भारत भारती से उद्धृत है। भारत भारतीय का प्रकाशन 1912 में हुआ था। आज से
छायावादी छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? ये है मुकुटधर पांडे। विकल्प नंबर ए। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया। छायावाद को प्रसिद्ध करने में पंडित मुकुटधर पांडे की श्री शारदा पत्रिका में प्रकाशित लेखमाला की अहम भूमिका रही। पंडित मुकुटधर पांडे की सरस्वती में प्रकाशित कविता कुकरी के प्रति को प्रथम छायावादी कविता माना गया एवं समस्त हिंदी साहित्य जगत ने इसे स्वीकार भी किया। इसमें छायावाद के सभी तत्व समाहित थे। सन 1916 में इनके पहले कविता संग्रह पूजा के फूल का प्रकाशन हुआ। इनकी प्रमुख कृतियां हैं शैलबाला 1917, लक्ष्मा 1917, परिश्रम 1917, हृदयदान 1919, मामा 1918 आदि। अब अगले पृष्ठ पर चलते हैं। छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न है, यहाँ मिलान करना है। उर्दू पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ इसका ये विकल्प सही है। हम इसको व्याख्या में देख लेते हैं। काव्य पंक्तियां एवं रचनाकार सुमेलित है। विपुल मणि रत्न का छवि जाल पंत, जीवन को लेकर नव विचार प्रसाद जी, सुमन हृदय में सेज बिछाते महादेवी वर्मा, सुनता वसंत में उपवन निराला जी, यानी सुनता वसंत में उपवन में कली कुंजित पिक निराला जी का है। अगला प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म की प्रतिक्रिया किसने कहा था? ये हैं, यहाँ विवादित है। उपयुक्त कथन त्रुटिपूर्ण होने के कारण उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा आयोग द्वारा मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया, क्योंकि डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यहाँ विरुद्ध लिखा है विद्रोह, जबकि उपयुक्त प्रश्न में स्थूल की विरुद्ध सूक्ष्म की प्रतिक्रिया कथन का प्रयोग किया गया है। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती। यह कथन किसका है? ये विकल्प डी है, राजकुमार वर्मा। व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर राजकुमार वर्मा छायावाद के संदर्भ में कहते हैं कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। प्रमुख छायावादी कवि कवित्रियां हैं निराला जी, पंत प्रसाद, महादेवी वर्मा, उदय शंकर भट्ट, राजकुमार वर्मा, तारा पांडे। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? तो यहाँ बी विकल्प सही है, फ्रांसीसी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर फ्रांसीसी साहित्य का प्रभाव है। प्रतीकवाद का उदय फ्रांस में हुआ था। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रख कर चला है। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? पुनः इसको यहाँ ये विकल्प सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। व्याख्या में हम देख लेते हैं। व्याख्या में दिया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में कहते हैं, छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल छायावाद का प्रवर्तक मुकुटधर पांडे को मानते हैं। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए, एक रहस्यवाद के अर्थ में, दूसरा काव्य शैली या पद्धति के अर्थ में। छायावाद युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है?
तो छायावादी का प्रवर्तक है विकल्प ए जयशंकर प्रसाद जी। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में छायावाद के प्रवर्तक के संबंध में विवाद है। डॉक्टर गंगाधर पांडे निराला की जूही की कली 1916 के साथ इस युग के प्रवर्तक महाप्राण निराला जी निराला को मानते हैं। छायावाद की का काल 1918-1936 तक माना जाता है। अधिकतर विद्वान प्रसाद की झरना 1918 से इस युग की शुरुआत मानते हैं। चूंकि इस युग में प्रसाद का आगमन बहुत पहले हुआ और छायावाद की भी यहीं से शुरुआत मानी जाती है, अतः जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जा सकता है। तो आज के लिए वह वीडियो यहीं तक, फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।